नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं लेकर आया हूं इस श्रृंखला का पार्ट 14 बायोलॉजी से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 14। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। इस श्रृंखला की शुरुआत करेंगे लास्ट सेशन के होमवर्क वाले क्वेश्चन से। तो चलिए, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको यहां पर एक प्रश्न दिया था होमवर्क के लिए, सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य रासायनिक नाम क्या होगा। देखिए, जब हड्डियों के अंदर क्रेक हो जाता है तो उसे जोड़ने के लिए पीओपी चढ़ाया जाता है, एक प्लास्टर चढ़ाया जाता है जो केमिकली पीओपी के नाम से सामान्यतः जाना जाता है। तो यहां पीओपी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है प्रिय विद्यार्थियों कि इस पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा। यहां ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। यह कैल्शियम का एक कंपाउंड माना जाता है। तो यहां मैं पीओपी के बारे में आप लोगों को समझाने वाला हूं कि ये जो पीओपी होता है, यहां पीओपी के बारे में अगर हम लोग कैल्शियम के कंपाउंड के देखें, इसका फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। CaSO4.12H2O इसका केमिकल कंपाउंड का फार्मूला होगा, यानी इसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसे कहा जाता है। देखिए, मैं लिख देता हूं यहां पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट इसे रासायनिक रूप से जाना जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका निर्माण जिप्सम के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग CaSO4.2H2O के नाम से जानते हैं, कैल्शियम सल्फेट। जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो पीओपी का निर्माण होता है और इसी का उपयोग हम टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु प्लास्टर में किया जाता है, जिसे हम लोग सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है कैल्शियम सल्फेट। चलिए, आज के इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं 2020 इस सीरीज के प्रश्न नंबर 1 से। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है कि कुनैन की औषधि किससे प्राप्त की जाती है। कुनैन नामक औषधि को प्राप्त कहां से किया जाता है। तो विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूंगा कि मलेरिया डिसीज हम सभी ने सेशन में अच्छे से डिस्कस किया है कि मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग होता है। यह रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, तो उसके लार्वा के अंदर जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का प्रोटोजोआ होता है, उसके संक्रमण से यह रोग हमारे शरीर के अंदर होता है। यहां हम लोग जब उपचार की बात करते हैं, जैसा हमारा क्वेश्चन है कि इसका उपचार जो होता है, एक पेड़ जिसका नाम होता है सिंकोना, और इस सिंकोना पेड़ की छाल से कुनैन नामक दवाई प्राप्त की जाती है। और इस कुनैन का प्रयोग मलेरिया के उपचार हेतु किया जाता है। तो कुनैन की जो औषधि होती है वह किससे प्राप्त की जाती है। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है सिंकोना के पौधों से। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिंकोना के पौधों से कुनैन की प्राप्ति होती है, जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो यहां हमारा पहले प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, यानी सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप का नाम किसे हम लोग देंगे। तो यहां ऑप्शन देके रखा गया है ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। देखिए, 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं और रक्त समूह की जो खोज की गई थी वह कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। अगर हम रक्त समूह के खोजकर्ता के बारे में जानकारी लें, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह को खोजा था। इन्होंने एंटीजन के आधार पर 4 अलग अलग प्रकार के रक्त समूह को वर्गीकृत किया था, जिसमें एंटीजन ए, बी, ए बी और ओ एंटीजन यहां पर हम लोग देखेंगे। तो यहां देखा गया कि अगर यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहेंगे, और एक रक्त समूह होता है सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसिपिएंट। सर्वदाता रक्त समूह हम रक्त समूह ओ का नाम देते हैं, ओ को हम सर्वदाता के नाम से जानेंगे। वही सर्वग्राही रक्त समूह होता है ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप माना जाता है, और ओ को यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या माना जाता है प्रिय विद्यार्थियों
कि ओ रक्त समूह के अंदर किसी भी प्रकार की कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है ना। अगर हम देखेंगे कि यहां पर दोनों एंटीजन ए एंड बी दोनों एंटीजन एब्सेंट मिलेगी, एब्सेंट पाई जाती है, तो यहां पर दोनों प्रकार की एंटीजन नहीं होती। वही हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें ए एंड बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, और दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाए जाने के कारण हम ओ को सर्वदाता रक्त समूह के नाम से जानते हैं। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ए और बी, ए बी रक्त समूह होता है, यहां पर एंटीजन की अगर हम बात करें तो एंटीजन ए और एंटीजन बी ये दोनों यहां प्रेजेंट होती है। वही अगर हम लोग एंटीबॉडी की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों यहां रक्त समूह ए बी में दोनों प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी यहां एब्सेंट रहेगी। तो इसका प्रमुख कारण भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस वजह से ओ को सर्वदाता और ए बी को सर्वग्राही के नाम से जानते हैं। तो मैंने प्रमुख कारणों की चर्चा आपसे यहां पर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब यहां पर आरएच फैक्टर को दर्शाया जाता है तो यहां एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहेंगे। यहां ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव दोनों देके रखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, यहां ओ नेगेटिव इसका सही जवाब होगा और ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहेंगे, यानी यहां यूनिवर्सल रिसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर। तो यहां के लिए सही जवाब होगा, इस प्रश्न में क्वेश्चन है कि कौन सा ब्लड यूनिवर्सल रिसिपिएंट होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिसमें इंक्लूड है ए बी ब्लड ग्रुप। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। यूनिसेलुलर एनिमल को यहां से हमें पहचानना है कि इन ऑप्शंस में कौन सा जीव एक कोशिकीय माना जाएगा, जिसमें संपूर्ण शरीर एक जैसी कोशिका से बनता है या एक कोशिका पाई जाती है। यहां ऑप्शन है प्रोटोजोआ, एंथ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स और एक आ जाएगा हमारा एनेलिड्स। तो इकाइनोडर्म और एनेलिड्स और एंथ्रोपोड्स और प्रोटोजोआ चार ऑप्शन में से हमें यहां एक कोशिकीय जीव को पहचानना है। तो यहां हम लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट कि जो प्रोटोजोआ होते हैं सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूकैरियोटिक माने जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब होगा एक डेवलप सेल, सुकेंद्र की कोशिका जहां कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, और एक कोशिकी यानी एक कोशिका के अंदर सुव्यवस्थित केंद्र और बाकी के कोशिकांग यहां पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एंथ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म और एनेलिडा ये सभी जीव बहुकोशिकीय जीवों की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए यहां हमारे लिए सही जवाब होने वाला है प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब हम लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को देखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने, इस क्वेश्चन को आप सभी अच्छे से समझें। देखिए जब प्राचीन चिन्हों या किसी अवशेष, किसी जीव का अवशेष या किसी चिन्ह को पहचानने के लिए बायोलॉजी के अंदर एक स्पेशल ब्रांच होती है जहां जीवाश्मों का भी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो यहां हमारे पास ऑप्शन है, एक दिया यहां पर एंथ्रोपोलॉजी, यहां पर एक दिया है आर्कियोलॉजी जिसे पुरातत्व विज्ञान के नाम से जाना जाता है। यहां एक जीवाश्म विज्ञान के नाम से भी एक ऑप्शन दिया है और एक औषधि विज्ञान, यानी यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी, यहां आर्कियोलॉजी और एक आ जाएगा पैलेंटोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा कि जितनी भी पुरातत्व वाली चीजें हैं या जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है वो पैलेंटोलॉजी के अंदर किया जाता है, जीवाश्म विज्ञान के अंदर, है ना। तो पुरातत्व विज्ञान जीवाश्म विज्ञान यहां पर ऑप्शन नंबर सी हम लोग बिल्कुल करेक्ट इसको चूज करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर जितने भी जीवाश्म है या फिर अन्य जीव या पौधों के अवशेष या जीवों के अवशेष उनका अध्ययन यहां पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां क्वेश्चन नंबर 4 के लिए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी हुई होती है। धमनी और शिराएं, क्योंकि हमारे अंदर संवहन तंत्र को लेकर दो प्रकार की वाहिकाएं पाई जाती हैं, दो प्रकार की वाहिनियां होगी, और इन दो प्रकार की वाहिनियों में हम लोग धमनी और शिरा को इंक्लूड करते हैं। धमनी और शिरा यानी आर्टरी और वेन, धमनी और शिरा, आर्टरी एंड वेन्स।
महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि हमारे शरीर के अंदर धमनियों में, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, प्योर ब्लड यहां सप्लाई होगा। क्योंकि शुद्ध रक्त का मतलब होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीकृत युक्त रक्त, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त यहां पर प्रवाहित होता है। यहां अपवाद में एक धमनी मैं आपको बताने वाला हूं जो धमनी होते हुए भी अशुद्ध रक्त को प्रवाह करती है, और इसका नाम होने वाला है पल्मोनरी धमनी। इसका नाम होने वाला है पल्मोनरी धमनी। यह पल्मोनरी धमनी हृदय से फेफड़ों तक रक्त पहुंचाने का काम करती है। फेफड़ों को रक्त देने का काम पल्मोनरी धमनी के द्वारा किया जाता है, अशुद्ध रक्त। वही अगर हम सिराओं की बात करें तो सभी सिराएं हमारे बॉडी में इंप्योर ब्लड को सप्लाई करती है, अशुद्ध रक्त को प्रवाह करती है। अगर हम अपवाद की बात करें तो यहां अपवाद वाली एक सिरा होगी जो सिरा होते हुए भी शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, और इसका नाम यहां पर होने वाला है, हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी सिरा, यह सिरा हमारे फेफड़ों से शुद्ध रक्त को, यानी जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, उस रक्त को यह वापस हमारे हृदय में लेकर आती है, बाएं आलिंद में लेकर आती है। तो इतना महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को यहां पर दिया है कि जिस रक्त के अंदर शुद्ध रक्त होगा वह ऑक्सीजन युक्त होगा, और जहां अशुद्ध रक्त होता है वहां CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा देखने को मिलता है। तो पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी सिरा के बारे में मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर दी है। यहां पूछा जाता है कि धमनियां किससे भरी होती है, तो धमनियां मुख्य रूप से ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरी होती है, जिसमें शुद्ध रक्त प्रायः प्रवाहित हो सकता है, और सिराओं में अशुद्ध रक्त, क्योंकि ये CO2 युक्त रक्त यहां पर होगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनमें रक्त अत्यधिक दबाव के साथ बहता है। यानी अगर हम लोग हमारे ब्लड प्रेशर की बात करें, जिसका मान हमारे शरीर में सामान्यतः 120 to 80, यानी सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर, हमारा सामान्य रक्तचाप का मान 120 to 80 होता है, तो यह कहां मेजर किया जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा हमारे शरीर के अंदर धमनियों में आरोपित दबाव को ही रक्तचाप के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि यह दबाव धमनियों में होता है। तो रक्त रुक रुक कर और अत्यधिक दबाव के साथ धमनियों में बहता है, बल्कि सिराओं में रक्त निरंतर प्रवाह के साथ में बहता रहता है। तो इतनी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए, हर सेशन में अलग अलग प्रकार की शाखाओं को यहां हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन्हीं के आधार पर आने वाले एग्जाम्स को हम लोग सेट करेंगे। तो यहां बड़ा ही इंपॉर्टेंट डाटा है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी में से एक क्वेश्चन हम लोग लिया है कि पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को ऑर्निथोलॉजी यहां पर हम लोगों ने कहा है, जो पक्षियों का अध्ययन होता है ना। एंटेमोलॉजी एक ब्रांच होती है, एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो प्रिय विद्यार्थियों में बताना चाहूंगा, कीटों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का अध्ययन करना एंटेमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एंटेमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अलग अलग प्रकार की शाखाएं यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, जिन्हें थ्योरी पोर्शन में अच्छे से हम कवर करेंगे। तो यहां सही जवाब हो जाएगा डी। यहां डी वाला दिया गया हर्पेटोलॉजी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम डिस्कस करेंगे हर्पेटोलॉजी। यहां सरीसृप और उभयचर का अध्ययन माना जाता है। सरीसृप और उभयचर, रेप्टाइल एंड एम्फीबियन, इन दोनों का अध्ययन करना हम लोग कहेंगे हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 को मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न है। मुझे उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर आ गया होगा, फिर भी यह कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए, हमारे जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है वह कोशिका होती है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर में संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल और कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल को कहा जाता है, जो सबसे छोटी इकाई के रूप में हमारे अंदर प्रेजेंट होती है।
जब यह कोशिका अपने समूह में निर्मित हो जाती है, यानी एक समान कोशिकाओं से निर्मित जो समूह होता है जिनकी उत्पत्ति, रचना और कार्य एक जैसे होते हैं, उन्हें हम लोग ऊतक का नाम देते हैं। किसका नाम देंगे? ऊतक। और इस ऊतक का अध्ययन प्रिय विद्यार्थियों हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये ऊतक अपने समूहों में निर्मित होकर अलग अलग प्रकार के अंगों का निर्माण करते हैं और इन अंगों से अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है और ये ऑर्गन सिस्टम सामूहिक रूप से एक शरीर का निर्माण करते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार शरीर की रचना होती है कि इसका सबसे छोटा इकाई अगर हम लोग देखें तो एक कोशिका माना जाएगा। सेल सबसे छोटा यूनिट माना जाता है। कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है। इसका सही जवाब हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। सेल को हम कोशिका की या शरीर की सबसे छोटी यूनिट के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस एक एनिमल है, एक जंतु है। यह जंतु हमारे एनिमल क्लासिफिकेशन के मोलस्का संघ से बिलोंग करता है। मोलस्का प्राणियों का दूसरा सबसे बड़ा संघ माना जाता है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, क्योंकि इसके अंदर ऑर्थोपोडा के बाद ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है और सेकंड नंबर पर हम लोग मोलस्का को इंक्लूड करेंगे। मोलस्का के जितने भी जंतु होते हैं वो बहुत ही मुलायम शरीर या सॉफ्ट बॉडी स्ट्रक्चर के जंतु यहां पर पाए जाते हैं। इनका बॉडी सॉफ्ट बॉडी होगा या मुलायम शरीर रचना इनकी प्रेजेंट होती है। यह जीव, इनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इन जीवों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक शेल होता है जिसे हम कवच के नाम से भी जान सकते हैं। इस कवच के द्वारा यह जीव अपनी खुद की रक्षा करते हैं। यह जीव ज्यादातर देखा गया है कि इन जीवों के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इनमें जो ब्लड का कलर होता है वो नीले रंग का होता है, यानी ब्लू कलर का पिगमेंट इनके ब्लड में पाया जाएगा। नीला रंग रक्त यहां पर प्रेजेंट होता है। हम इसको डिस्कस कर भी चुके हैं कि हमारे अंदर अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। वही हीमोग्लोबिन में आयरन पिगमेंट या आयरन मेटल प्रेजेंट होती है। हमारे रक्त में जो आयरन है, लोहा, वह पाया जाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम एक वर्ड होता है हीम, यह हीम आयरन कंटेनिंग पार्ट माना जाता है। वही नीले रंग की अगर हम लोग बात करें तो नीले रंग के लिए यहां पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि हीमोसाइनिन नाम का जो वर्णक होता है, हीमोग्लोबिन की तरह हीमोसाइनिन नामक वर्णक, यह वर्णक कॉपर कंटेनिंग वर्णक माना जाता है जहां पर तांबे की अधिकता होती है। तो यहां हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल के अंदर। तो यहां सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं ऑक्टोपस, जिसे हम लोग डेविल फिश, राक्षसों की रानी के नाम से भी जानते हैं। और इस ऑक्टोपस के अंदर नीला रंग पाया जाता है। तो यहां हमारा क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होगा? तो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्लू कलर। और इसका प्रमुख कारण हो जाएगा हीमोसाइनिन, और हीमोसाइनिन के अंदर कॉपर कंटेनिंग मटेरियल ये पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग नीला हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है यह इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को यहां पर समझा रहे हैं। हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से चीजों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारी एग्जाम्स हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है हमारे सामने कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, जिसे हम लोग रीग्रोन या रीजनरेटेड ऑर्गन के नाम से जानते हैं, रीजनरेटेड पार्ट बॉडी का कौन सा है? शरीर में कुछ भाग ऐसे होते हैं हमारे शरीर के अंदर, एक क्रियाविधि जिसका हम लोग रीजनरेशन के नाम से या जिसे हम लोग पुनरुद्भवन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, पुनरुद्भवन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर शरीर में जो भाग या कोई अंग है जो क्षतिग्रस्त हो चुका है तो वहां उसे रिपेयर किया जाता है या वो रीजनरेट हो जाता है। शरीर में क्षतिग्रस्त भागों को रीजनरेट करने की जो क्रिया है उसे हम लोग पुनरुद्भवन के नाम से जानते हैं। अगर हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में यह अंग एक अंग होता है जिसे हम लोग यकृत, लिवर कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यह लिवर
लिवर के अंदर यहां रीजनरेशन पावर सबसे अधिक देखने को मिलता है कि लिवर के अंदर जो हेपेटिक सेल्स होती है, लिवर के अंदर हेपेटिक सेल्स होती है, हेपेटिक नामक कोशिका, इन कोशिकाओं में अपने आप को रीजनरेट करने का पावर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। सबसे तेजी से ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है या रीजनरेट कर सकती है। वही अगर हमारे शरीर में हम लोग मस्तिष्क के न्यूरॉन की बात करें, जो हमारी नर्व सेल्स होती है, तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि मस्तिष्क में पुनरुद्भवन की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। अगर इनकी सेल्स डैमेज होती हैं तो वो रीजनरेट पावर इनका नहीं होता है। तो यहां यकृत और मस्तिष्क, ये दो बातें हमें ध्यान रखना जरूरी है। इसका सही जवाब हो जाएगा कि यहां एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है, इसका सही जवाब हो जाएगा लिवर, जिसे हम लोग सामान्यतः जिगर के नाम से भी जान सकते हैं। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 10 रहने वाला है हमारे बीच में। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, टमाटर क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है, टमाटर क्या है? आप सभी इसका जवाब मुझे देंगे कि टमाटर सब्जी है, परंतु इसका सब्जी यह जवाब बिल्कुल गलत होने वाला है। टमाटर सब्जी नहीं है। हम लोग इसके ऑप्शन पढ़ लेते कि टमाटर क्या है। तो टमाटर यहां सब्जी या फिर एक फली दिया है, फल दिया है, या फिर कोई एडिबल स्टेम होना चाहिए या खाद्य युक्त तना। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग फल की बात करें तो फूल के अंदर एक अंडाशय भाग होता है, मादा का अंडाशय भाग होता है, और इस भाग से ओवरी वाला भाग होता है जहां पर निषेचन की या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। जब फूल के किसी अन्य भाग के यानी कि एंथर से अगर परागकण पोलन ग्रेन आकर वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो यहां ये पोलन ट्यूब के जरिए हमारे ये जो प्लांट होता है जिसके फीमेल पार्ट के ओवरी भाग में जाकर यहां पर फर्टिलाइज हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फल होते हैं उन फलों का निर्माण कहां होता है। तो फलों का निर्माण दो तरीके से हो सकता है। ये फल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सत्य फल या ट्रू फ्रूट्स, और एक होता है प्रिय विद्यार्थियों असत्य फल, ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट। क्या होते हैं ये, इन्हें आप ध्यान से समझिएगा। सत्य फल वे फल होते हैं जिनका निर्माण फूल के अंडाशय वाले भाग से होता है। जिनका निर्माण फूल के अंडाशय वाले भाग से होगा उन्हें हम लोग सत्य फल के नाम से जानेंगे। और जो अंडाशय भाग को छोड़कर किसी अन्य भाग से बने होते हैं, जैसे यहां पर थैलेमस वाला पार्ट होता है जिसे पुष्पासन कहेंगे, यहां पेटियोल पार्ट होता है जिसे हम लोग पुष्प व्रंत के नाम से जानते हैं। तो अगर ये भाग विकसित होकर फल का निर्माण कर रहे हैं तो उन्हें हम लोग असत्य फल के नाम से जानेंगे। तो यहां टमाटर की अगर हम लोग बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों, यह बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। टमाटर को हम लोग फ्रूट की कैटेगरी में रखेंगे कि टमाटर एक फल का उदाहरण होता है। देखिए यूनिक क्वेश्चन है, टमाटर एक प्रकार का फल होता है। अगर हम लोग देखें कि टमाटर में खाने योग्य भाग कौन से होते हैं, तो खाने योग्य भाग में हम लोग टमाटर में फल भित्ति को खाते हैं। टमाटर में जो एपिकार्प होता है उसी को हम लोग यहां पर खाते हैं। अलग अलग पौधों में खाए जाने वाले जो भाग होते हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका आंसर दीजिएगा कि सेब का कौन सा भाग खाया जाता है। सेब खाने का कौन सा भाग है? सेब हम खाते हैं, यह पुष्प का कौन सा भाग खाया जा रहा है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप मुझे दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी का टिक्का होता है। इस डीपीटी वैक्सीन में पी किसे कहा जाता है? कई एग्जाम्स में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है और डी का मतलब क्या होता है? देखिए जो डीपीटी टीका होता है, यह टीके का पूरा नाम अगर हम देखें तो इसे डिप्थीरिया या पर्ट्यूसिस और टी से रहेगा टीटेनस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टीटेनस। यहां डी से डिप्थीरिया, पी स्टैंड फॉर पर्ट्यूसिस और टी स्टैंड फॉर टीटेनस यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। डिप्थीरिया जो डिसीज होता है, ये डिप्थीरिया क्या होता है तो प्रिय विद्यार्थियों हम डिस्कस करेंगे। डिप्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया यानी एक प्रकार के जीवाणु वाला रोग है जिसे वैक्सीन के फॉर्म में हम लोग देते हैं। पी पर्ट्यूसिस होता है, उस पर्ट्यूसिस को हम लोग काली खांसी के नाम से जानते हैं। काली खांसी।
बॉडीटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा यह रोग होता है, जिसे हम लोग वोपिंग कफ या काली खांसी के नाम से जानते हैं। अगर हम टिटेनस की बात करें तो किसी जंग लगी धातु से या पुराने कोई मेटल होता है, अगर कहीं शरीर के किसी अंग में चोट लग जाए तो वहां एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, और इस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी का संक्रमण जब शरीर के अंदर होता है तो टिटेनस नामक रोग के नाम से इसको जानते हैं। तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक रोग इसे हम लोग कहेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां डी डिप्थीरिया, पी पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी और टी टिटेनस जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तीनों रोग यहां जीवाणु के द्वारा होते हैं। सही जवाब पी का हमसे मतलब पूछा गया है। पी स्टैंड फॉर पर्ट्यूसिस यानी ऑप्शन नंबर बी इस सभी का बिल्कुल सही जवाब होने वाला इस क्वेश्चन के लिए। तो पी यानी कि पर्ट्यूसिस काली खांसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकंद किसका उदाहरण है? प्रकंद किसका उदाहरण है? मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी को लेकर एक क्वेश्चन यहां पर आया है, काफी महत्वपूर्ण है। प्रकंद या राइजोम किसका एग्जाम्पल है, जिसे हम लोग राइजोम कहते हैं? देखिए, हम पौधों में तने के रूपांतरण को लेकर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। रूपांतरण, तनों के अलग अलग प्रकार के रूपांतरण होते हैं, जिसमें हम लोग पहला रूपांतरण देखते हैं प्रकंद। प्रकंद जिसे हम लोग राइजोम के नाम से भी जानते हैं। ये राइजोम क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, ध्यान पूर्वक देखेंगे कि जो राइजोम होता है वहां पर तनों में कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे अगर हम डिस्कस करें अदरक, जिंजर एक तने का रूपांतरण है, पर यह तने में किसका मॉडिफिकेशन है? तो मैं बताना चाहूंगा कि अदरक को हम लोग राइजोम के नाम से जानते हैं। यही हल्दी को भी हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, कुरकुमा लूंगा, है ना। हल्दी भी एक प्रकार का राइजोम का एग्जाम्पल माना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ लहसुन और प्याज को भी हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। आलू भी एक प्रकार का तना होता है, आलू को भी हम तने की श्रेणी में रखते हैं। तो सही जवाब हम लोग देखने वाले प्रकंद यहाँ पर कौन होने वाला है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अदरक। ठीक है, तो ये सही, इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हम लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है, अदरक। आपको इसका जीव वैज्ञानिक नाम मुझे बताना है, बायोलॉजिकल नेम अदरक को क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर आपको देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है कि ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, एक इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने दे के रखा है कि अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स में जो आज का क्वेश्चन है वो है ग्लूकोमीटर को लेकर। काफी बच्चों ने इसका नाम सुना होगा। चलिए, तो हम इसको आज समझ लेते हैं ग्लूकोमीटर क्या होता है। देखिए, ग्लूकोमीटर हमारे शरीर में जब रक्त के अंदर ग्लूकोज का या रक्त शर्करा का अमाउंट बढ़ जाता है, तो इस बढ़े हुए ग्लूकोज की मात्रा को डॉक्टर चिकित्सा के अंदर क्या करते हैं कि ग्लूकोमीटर से मेजर करते हैं। सामान्यतः हमारे अंदर ब्लड का जो अमाउंट होता है वो 90 to 100 हो सकता है, सामान्यतः 90 to 100। आगे हम बढ़ेंगे कि अगर इससे इसका अमाउंट बढ़ता है तो उसे हम लोग डायबिटीज के नाम से जानते हैं, जो इंसुलिन की कमी से होगा। पर इस ग्लूकोज की मात्रा को मेजर किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होने वाला है ग्लूकोमीटर के द्वारा ग्लूकोज के इस बढ़े हुए अमाउंट को मापा जाता है। चलिए, इसके ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं कि यहाँ पहला ऑप्शन देके रखा, यह एक क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि यह चिकित्सीय उपकरण होता है जो बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को मेजर करता है। यह गैर चिकित्सीय बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए, 13 का ऑप्शन नंबर ए, कि ग्लूकोमीटर ग्लूकोज के अमाउंट को मेजर करने का काम करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा कि किसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा पाया जाता है। विटामिन से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हर सेशन में हम लोग रख रहे हैं, और ये सेशन इसीलिए बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए पढ़ना, क्योंकि यह सेशन आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहां हम चारों ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं ताकि इन ऑप्शन से कभी भी कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आता है तो वहां हमें वो याद रहे। देखिए, यहां पर पूछा गया कि विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं, कैल्सीफेरॉल नाम से जानते हैं। और विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए काफी महत्वपूर्ण विटामिन माना जाता है। इसे हम लोग विटामिन डी को हम लोग हार्मोनल विटामिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल के द्वारा संश्लेषित किया जाता है।
आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहां विटामिन डी सबसे अधिक पाया कहां जाता है। इसमें पहला यहां पर दिया है बिनोले का तेल। बिनोला का जो तेल होता है क्या उसमें विटामिन डी होगा। यहां दिया है ओलिव ऑयल, यानी कि इसको हम लोग जैतून का तेल भी बोल सकते हैं, क्या इसमें होगा। या फिर कॉड लिवर तेल, मछली का तेल। और यहां हम पढ़ेंगे सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूरजमुखी का तेल। देखिए इन चार ऑप्शन में से किसमें सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम लोग एक मछली की बात करें तो एक मछली होती है जिसका नाम होता है कॉड प्रजाति की मछली। यह एक प्रकार की अस्थिल मछली मानी जाती है। अस्थिल मछली मानी जाती है, अस्थिल मछली मानी जाती है, जो बोनी फिश के अंतर्गत आती है। और यह समुद्र के अंदर पाए जाने वाली फिश होती है कॉड। एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉड किसकी प्रजाति होती है। तो कॉड हम मछली की प्रजाति को ही कहते हैं, कॉड मछली की प्रजाति मानी जाती है। इस कॉड प्रजाति नामक मछली में, इसके लिवर में विटामिन डी, लिवर का जो तेल होता है इसमें विटामिन डी की मात्रा बहुत ज्यादा मानी जाती है। प्रचुर मात्रा में विटामिन डी यहां पर अवेलेबल होता है। तो कॉड एक प्रकार की मछली का नाम है, यह एक मछली की प्रजाति है जो बोनी फिश के अंतर्गत सी फिश के अंदर यहां आती है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहां पाई जाती है। अनैच्छिक मांसपेशियां, मांसपेशियों से भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हर एक सेशन में। यहां से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाए। हमारे अंदर अनैच्छिक मांसपेशियों का मतलब क्या होता है। ऐसी मांसपेशियां जो हमारे शरीर में इच्छा के विरुद्ध काम करती है, जो हमारे शरीर के कंट्रोल में नहीं रहती, जिन्हें हमारा मस्तिष्क नियंत्रित नहीं कर सकता, जिन्हें हम लोग अनैच्छिक मांसपेशियां, क्योंकि इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वह सारे कार्य अनैच्छिक कार्य होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन किए जाते हैं, जिनमें हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो ऐसी मांसपेशियां हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पाई जाती है। तो यहां हम लोग देखेंगे कि ये कहां हो सकती है। तो यहां ऑप्शन दिया है लिम्ब या दिमाग या फिर हार्ट, हृदय, दिल, और एक आ जाएगा हमारी टंग यानी कि जीभ। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पर, अगर हम लोग हार्ट की बात करें तो हार्ट के पास, हमारे हृदय के पास जितनी भी पेशियां, हृदय की जो पेशियां होती है वो सारी अनैच्छिक पेशियां होती हैं, क्योंकि यह हमारे नियंत्रण में नहीं रहती है, यह स्वतः ही गति करती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हार्ट की जो पेशियां होती है वो लगातार काम करती रहती है बिना रुके और थके, है ना। तो यहां अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत अगर हम लोग डिस्कस करें तो हृदय पेशी अनैच्छिक पेशियां होती है, यहां कंट्रोल नहीं होती। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान पूर्वक समझें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एग्जाम्स हमारा टारगेट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहां दिया गया मनुष्य मेमेलिया, मेमेलिया यानी स्तनधारी, स्तनधारी वर्ग से ही मनुष्य आता है, वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता, वह कौन है। यानी दिए गए चार ऑप्शन में आपको उसको पहचानना है जो मैमल्स नहीं है या स्तनधारी नहीं है। यहां पहला ऑप्शन देके रखा गया है चूहा, छिपकली, बिल्ली या फिर सुअर। अगर हम लोग रेड की बात करें चूहा, तो डियर स्टूडेंट चूहा स्तनधारी प्राणी माना जाता है, यह जंतु स्तनधारी के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग बात करते हैं छिपकली की या लिजार्ड की। तो लिजार्ड सरीसृप के अंतर्गत आती है, यानी रेप्टाइल। सरीसृप के समूह में, सरीसृप वर्ग में सम्मिलित किया जाता है लिजार्ड को, यानी छिपकली को। तो यहां बिल्कुल अलग आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा बिल्ली और सुअर यहां पर दोनों स्तनधारी के अंतर्गत आएंगे। तो स्तनधारियों में यहां पर हम देखेंगे लिजार्ड नहीं आता। देखिए जो जीव होता है वो जो रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, रेंग कर चलने वाले जीव, रेंग कर चलने वाले जीवों को हम सरीसृप के नाम से जानते हैं। जहां हम लोग मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, कछुआ, छिपकली, सभी को, सांप को यहां पर हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि दुनिया की सबसे जहरीली छिपकली का नाम क्या है। सबसे जहरीली छिपकली का नाम बताना है कि दुनिया की सबसे जहरीली छिपकली का नाम कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। जहरीली छिपकली कौन है।
यह क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, लिजार्ड। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग मूव कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं किडनी स्टोन। किडनी के अंदर स्टोन बन जाते हैं, ये स्टोन केमिकली किस कंपाउंड के बने होते हैं? तो यहां जो प्रश्न पूछा गया इसमें हमारे पास ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर यहां पर दिया गया है मैग्नीशियम साइट्रेट। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा कि हमारे पास में जो पथरी किडनी के अंदर बनती है, पेल्विस भाग में जो पथरी बनती है, इस पथरी का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट पथरी का सामान्य नाम होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पथरी का सामान्य नाम कैल्शियम ऑक्जेलेट माना जाता है। यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है, आप सभी को पता होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडे के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं, जिसे खाने का सोडा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, या खाने का सोडा भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पथरी का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जियोट्रोपिज्म क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जियोट्रोपिज्म की घटना किसे कहते हैं? तो देखिए, जियोट्रोपिज्म प्लांट मॉर्फोलॉजी का एक क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर दिया गया कि जियोट्रोपिज्म गुरुत्वानुकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि होती है। गुरुत्वानुकर्षण के प्रतिक्रिया के रूप में, सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के रूप में, यहां हम लोग देखेंगे पोषक तत्वों की प्रतिक्रिया या फिर जल की प्रतिक्रिया। देखिए, दो टर्म हम लोगों को समझना बेहद जरूरी है। यहां एक टर्म होता है गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वानुवर्ती जियोट्रोपिज्म। साथ ही हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशानुवर्तन को, प्रकाशानुवर्ती, प्रकाशानुवर्तन को या प्रकाशानुवर्ती फोटोट्रोपिज्म। देखिए, हार्मोनल एक्टिविटी के कारण एक हार्मोन होता है ऑक्सीजन हार्मोन, जिसके कारण जो बीज होते हैं, बीज का एक भाग प्रकाश की दिशा में गति करता है। पौधों के वो भाग जो प्रकाश की दिशा में गति करते हैं, हम लोग कहेंगे कि वहां की क्रिया प्रकाशानुवर्तन, और प्रकाशानुवर्तन यानी प्रकाश की दिशा में गति होता है, प्रकाश की दिशा में गति करना। और गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करना, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करना, प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करना। यहां सही जवाब हम लोग देखेंगे तो यहां क्वेश्चन पूछा गया कि जियोट्रोपिज्म इनमें से क्या होना चाहिए? तो गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में यहां पर वृद्धि होगी, या सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि होगी। तो यहां हमें आंसर देना है जियोट्रोपिज्म जो गुरुत्वानुकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कि जड़ वाला भाग जो होता है, रूट होती है, वो जियोट्रोपिज्म होती है, क्योंकि वह गुरुत्वानुकर्षण बल की दिशा में गति करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन एक अक्षीय हड्डी नहीं है, यानी एक्सियल बोन का एग्जाम्पल नहीं होने वाला है? तो हमारे पास में दो प्रकार के कंकाल तंत्र के दो भाग होंगे, यानी एक होगी अक्षीयल बोन, अक्षीय हड्डी, और एक होगी उपांगीय, अक्षीय और उपांगीय, अक्षीय और उपांगीय, जिसे हम लोग अनुबंधी हड्डी के नाम से भी जान सकते हैं। अक्षीय हड्डियों में कुल हड्डियों की संख्या 80 मानी जाती है, वही उपांगीय कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या 126 मानी जाती है। यहां कौन शामिल नहीं है? तो मैं बताना चाहूंगा प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर सिर को हम लोग शामिल करते हैं, यहां हम लोग कशेरुक दंड को शामिल करते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी यहां प्रेजेंट होगी, और साथ ही साथ यहां पसलियों को रिब केज, पसली या रिब केज यहां पर शामिल होती है। इन तीनों भागों को हम लोग अक्षीय कंकाल के अंदर इंक्लूड करेंगे। साथ ही यहां पर बचता है कंधे की हड्डी, अंश मेखला, अंश मेखला, श्रोणी मेखला, कमर की हड्डी, कमर की हड्डी, दोनों हाथों की हड्डी और पैर की हड्डी। ये सभी भाग उपांगी कंकाल के अंतर्गत आ जाने जाएंगे। तो यहां ऑप्शन दिया कपाल, क्रेनियम। अब क्रेनियम सिर के अंतर्गत आने वाला भाग है, इसलिए यह जवाब बिल्कुल सही है कि यह अक्षीय हड्डी के अंतर्गत आता है। यहां पूछा गया कि नहीं है, तो हम लोग देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड, तो मेरुदंड भी यहां पर अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर पूछा जाता है।
यहां दिया सोल्डर कंधा, तो प्रिय विद्यार्थियों में बताना चाहूंगा कि जो सोल्डर है वो अंश मेखला के अंतर्गत आता है और यह उपांगीय कंकाल तंत्र का एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो यहां सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। और पसलियों को भी हम लोगों ने एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व किया है। तो आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अंतिम प्रश्न आज के इस सेशन का होने वाला है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का एक सबसे आम इलाज क्या होना चाहिए, कि अगर शरीर के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हम लोगों को क्या लेना चाहिए। तो यहां ऑप्शन देके रखा गया एस्पिरिन, यहां पर देके रखा है एंटीबॉडी या एंटीबायोटिक्स या एंटीजन। देखिए सारे जो ऑप्शन है वो एक दूसरे से मिलते जुलते ऑप्शन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम्स में आते हैं काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है कि इन क्वेश्चंस में कभी जो बच्चे होते हैं इनको मोस्टली रॉन्ग करके ही आएंगे। तो यहां हम लोग देखेंगे कि जब हमारे शरीर के अंदर जीवाणुओं का संक्रमण होता है, तो यहां मैं आपको एक डिस्कस करना चाहूंगा कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा एक्सीडेंटल एक डिस्कवरी हुई थी, और इस डिस्कवरी को उन्होंने एक कवक से प्राप्त किया था जिसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को माना जाता है कि यह दवाई बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने में कारगर सिद्ध हुई थी। यानी यह इसे आगे चलकर कहा गया कि यह एक प्रतिजैविक दवाई है। हमें यह ध्यान रखना है कि जितनी भी एंटीबायोटिक दवाइयां होती है वो एंटीबायोटिक दवाइयां हमारे शरीर से जीवाणुओं के संक्रमण को नष्ट करने का काम करती है। अगर शरीर में कहीं घाव की स्थिति होती है तो वहां बैक्टीरिया का संक्रमण तेजी से बढ़ता है, और घाव को सुखाने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां ये एंटीबायोटिक दवाइयां कहां से प्राप्त की गई थी? पेनिसिलिन, नोटरडेम से। और पेनिसिलिन इसका प्रमुख एग्जाम्पल है। और विश्व की दुनिया की पहली प्रतिजैविक दवाई कौन थी? तो दुनिया की पहली फर्स्ट जो एंटीबायोटिक दवाई है वो कौन हो जाएगी? तो यहां एग्जाम इसका आंसर होने वाला है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में एक एक्सीडेंटल एक घटना के द्वारा यह खोज हुई थी। तो यहां एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम्स में बनेगा। सही जवाब हम लोग एंटीबायोटिक को देखेंगे। एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक दवाइयां, जिसमें पहला नाम पेनिसिलिन का आता है। तो चलिए इस श्रृंखला के 20 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। एक अंतिम प्रश्न जो हमेशा आपसे मैं पूछता आ रहा हूं, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को जरूर दे रहा हूं यहां से, और इसका जवाब आप मुझे जरूर दें, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स वीडियोस तो देख रहे हैं पर कमेंट बॉक्स में जाकर इनका जवाब नहीं देते हैं। आपके एक कमेंट से हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ये कमेंट और लाइक का सिलसिला चलते रहना चाहिए ताकि और अच्छा कंटेंट आपके लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके। यहां एक होमवर्क का क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम माना जाता है? किस पौधे को सोलेनम ट्यूबरोसम के नाम से जाना जाता है? यहां पर ऑप्शन देके रखे हैं आलू, यहां पर दिया है कद्दू, यहां टमाटर, और एक है हमारे पास में प्याज। तो आप इन चारों ऑप्शन से एक ऑप्शन चुनिएगा जिसका नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल नेम यहां से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आज आपको यह सेशन पूरी अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को यह सेशन शेयर होना चाहिए। कमेंट और लाइक में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जितने लाइक्स मिलेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन हम लोगों को मिलेगा और हम और अच्छे से कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।